Hello everyone, welcome to E Anand, and today we are starting with chapter number 5 and the name of the chapter is Major Domains of the Earth. So शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारी अर्थ के अलग अलग डोमेन्स के बारे में। अच्छा, ये डोमेन्स क्या चीज होती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमारी अर्थ पे मेजर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स वी कैन सी हियर, है ना। तो ये 3 डोमेन्स में सबसे पहले नंबर पे आ गया आपका लिथोस्फेयर, and then we have atmosphere, and the third domain is our hydrosphere. सो इन तीनों डोमेन को आज हम अच्छे से समझेंगे। चलिए आपको हमारी अर्थ के एक मिनिएचर मॉडल की हेल्प से, जिसको हम ग्लोब के नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। अब इस ग्लोब में आपको दिख रहा होगा, इस ग्लोब में जो ये ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पूरे ब्लू पोर्शन से हमको यह पता चलता है कि ये अर्थ का वो पार्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको पानी देखने को मिलेगा। समंदर ही समंदर है यहाँ पे, ठीक है। समंदर वाला पूरा एरिया ब्लू कलर से शो किया गया है। तो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है हमारी अर्थ पे, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड हाइड्रोस्फीयर के बाद आती है बारी लिथोस्फीयर की। तो आपको ये ब्लू पोर्शन के अलावा जितना भी पोर्शन है, जो जमीन वाला हिस्सा होता है, जहां पे हमारे कॉन्टिनेंट्स है, देखिए ये जो भी जमीन वाला हिस्सा है हमारा, इस जगह को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये हमने बात करी दो चीजों की, जहां पे हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना और लिथोस्फीयर के बारे में जाना। अब तीसरा होता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर तो हम सभी जानते हैं, हमारी अर्थ में वायुमंडल है। वायुमंडल मीन्स हमारी अर्थ में बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। और हमारी जो एयर वाला जितना भी हमारी अर्थ का पोर्शन, जहाँ पे पूरे एयर ही एयर है जहाँ पे भरी हुई है, वो वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। So this is all about the 3 major domains of the अर्थ। अच्छा, अब एक चीज और हमको यहाँ देखनी है, अगर इन तीनों डोमेन्स को हम कंबाइन कर दें, है ना, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को, अगर तीनों को एक साथ अगर हमें नाम देना है तो उस चीज को हमने बोला है बायोस्फीयर। देखिए यहाँ बुक में लिखा है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। मतलब बायोस्फीयर में आपको लैंड भी मिलेगा, बायोस्फीयर में आपको वाटर भी देखने को मिलेगा, एंड एट लास्ट बायोस्फीयर में आपको एयर भी साथ में देखने को मिलेगा। नाउ अब हम एक एक करके डिटेल्ड में जानेंगे कि ये तीनों डोमेन्स क्या हैं हमारी अर्थ में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डिटेल में। अब जैसा कि यहाँ बुक में शो किया गया है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अर्थ पे जो भी सॉलिड पोर्शन है, जो हमारा जमीन वाला हिस्सा है, उसको हमने लिथोस्फीयर बोला है। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो दिस पोर्शन कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो ये लिथोस्फीयर वाला ही वो हिस्सा है हमारी अर्थ का जहां पे आपको रॉक्स देखने को मिलेगी, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट से हमको मिलती है, और यहाँ पे आपको सॉइल की थिन लेयर्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे, है ना। और इसी के कारण आज यहाँ पे क्या है, हमारी लाइफ सस्टेन हो पा रही है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तरह तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे, ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर आगे बताया है कि द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो ग्लोब है, इसमें जो आपको ओशन में ये जो ब्लू वाला जो एरिया, इसको अगर आप छोड़ दें तो आपको जो जितना भी एरिया है, ये बहुत बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं। तो ये इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं कि इनको हम कंट्रीज का नाम नहीं दे सकते, इसलिए इनको हमने बोला है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, और इन कॉन्टिनेंट्स ये इतने बड़े होते हैं कि इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज को भी डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है और एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल एशिया में ही आपका रशिया एक कंट्री है, एशिया में आपका पाकिस्तान है, एशिया में हमारी कंट्री इंडिया है, और एशिया में ही आपको चाइना देखने को मिलेगा, तिब्बत देखने को मिलेगा। तो एशिया इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज डिवाइड हो गई हैं, है ना। और इस जमीन के टुकड़े को हम बोलते हैं एशिया, है ना, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं।
तो जिस तरीके से बड़े बड़े जमीन के जो हिस्से हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, उसी तरह ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये भी डिवाइडेड है। तो जो बड़े बड़े ओशन में बड़े बड़े ये जो ब्लू पोर्शन में भी जो बड़े बड़े ओशन है उनका भी हमने अलग अलग नाम देकर रखा है ना, और उनको हम बोलते हैं ओशन बेसिन। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट इंडियन ओशन, जो हमारे इंडिया के आसपास का जो ओशन वाला पोर्शन है वो इतना बड़ा है कि हमने उसको पर्टिकुलरली हमारी कंट्री पे ही नाम दे दिया कि दिस इज इंडियन ओशन, है ना। देन वी हैव Atlantic Ocean, then we have Pacific Ocean, है ना। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। So all the oceans of the world are connected with one another। और ये जितने भी ओशंस होते हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो हमने डिवाइड कर दिया कि ये इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना, ये आर्टिक ओशन है। तो ये हमने डिवाइड किया, लेकिन हमारी अर्थ में ऐसा आपको डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अर्थ में तो सिर्फ आपको पानी से भरा हुआ पूरा आपकी जो पृथ्वी है सब ये दिखेगा कि ये बहुत बड़े एरिया में पानी ही भरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारे सी वाटर का जो लेवल है, जो पानी का जो लेवल है वो सब जगह एक बराबर है। और द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। ये आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हमारी इंडिया में अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जस्ट लगा हुआ क्या है हमारा ओशन। तो तमिलनाडु और ओशन से कितना ऊपर है, तो हम ओशन को रेफरेंस में लेकर तमिलनाडु की हाइट बता देंगे कि ये 800 मीटर्स अबव द ओशन लेवल, है ना। और इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे हिमालयास की, तो हमारे इंडिया में हम और ऊपर की अगर आगे जाएं तो हमारा हिमालयास की हाइट तो बहुत ही ज्यादा है ओशन लेवल से। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ओशन लेवल से उसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर, है ना। तो काफी ऊंचा हो गया। तो जो हमारा सी का जो लेवल है उसको हम जीरो से जीरो जीरो रेफरेंस लेके हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारा पोर्शन है हमारी अर्थ का, उसके लेवल को, एलिवेशन को मेजर करते हैं कि वो कितना ऊंचा है पानी के लेवल से। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर में हमको क्या पता चल रहा है, हमको इस पिक्चर में सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि देखिए ये कर्सर पे आप फोकस कीजिएगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिस एरिया को, ये जो एरिया है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा साउथ अमेरिका। ओके। साउथ अमेरिका के बाद वी हैव अफ्रीका। ये जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारा अफ्रीका के नाम से, इस कॉन्टिनेंट को हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के जस्ट ऊपर ये जो ब्लूइश एरिया में आपको छोटा सा कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है ये है आपका यूरोप, है ना। एंड यूरोप से ही लगा हुआ जो हमारे को एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, जो हम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसको हम जानते हैं, ये जितना भी येलो कलर से देखिए, ये जो मैं जहां जहां तक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है हमारी अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसको हम जानते हैं एशिया के नाम से। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप फोकस करिएगा एशिया और यूरोप के बगल में ये जो एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूरल माउंटेन्स। तो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को जो डिवाइड करने वाली जो एक चीज है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में एक माउंटेन रेंज है, मतलब पहाड़ों की एक श्रृंखला है, पहाड़ों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है। उस ग्रुप को हम बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, जो हमारे एशिया को और यूरोप को डिवाइड करता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। एंड उसके बाद हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली वाटर से सराउंडेड है, और इस कॉन्टिनेंट को हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के नाम से। आई होप आपको सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी बात करी कॉन्टिनेंट्स की, अब हम ब्लूइश एरिया जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये हमारी कंट्री इंडिया है, ये देखिए हमारी कंट्री इंडिया है, और इंडिया के जस्ट नीचे ये वाला जो ब्लू ब्लू वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जहां जहां तक आपको समंदर दिख रहा है, इस समंदर को हम किस समंदर के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं द इंडियन ओशन। तो ये पूरा जहां जहां तक आपको पानी दिख रहा है ये वाला पूरा एरिया, इसको हम जानते हैं इंडियन ओशन का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी अर्थ पे सिर्फ एक ऐसा अकेला ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा गया है। देखिए पैसिफिक ओशन, पैसिफिक किसी कंट्री का नाम नहीं है, ठीक है। अटलांटिक किसी कंट्री का नाम नहीं है, ठीक है। एंड आर्टिक ओशन किसी कंट्री का नाम नहीं है, अंटार्कटिक ओशन किसी का नाम नहीं है, लेकिन इंडिया के नाम पे एक ओशन है ना। तो ये बड़ी प्राउड वाली बात है कि हमारी कंट्री के नाम पे ओशन है और उसका नाम है इंडियन
ओशन। अब इंडियन ओशन के बाद देखिए इस साइड में आपको जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पानी का हिस्सा आपको, इसको हम जानते हैं पैसिफिक ओशन के नाम से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ है राउंड, तो ये ओशन घूम के यहाँ तक पूरा कवर करे हुए, देखिए ध्यान से, ये जो पूरा पूरा ये जो ब्लूइश पोर्शन है हमारे इस पिक्चर में, ये पूरा ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बगल तक ये जो पूरा ओशन है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी अर्थ पे जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। देखिए कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है हमारी पूरी अर्थ का। आफ्टर द पैसिफिक ओशन we have another ocean which is known as Atlantic Ocean. This is our Atlantic Ocean. ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ओशन को हम जानते हैं एटलांटिक ओशन के नाम से। और आप ध्यान से देखिए ये एक एस शेप में आपको दिखेगा, देखिए ये एस का एक एस अल्फाबेट का शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कोई कि बताओ ऐसा कौन सा ओशन है जिसका जो शेप है वो एस की तरह है, तो आप बोलना एटलांटिक ओशन। ये कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया एटलांटिक ओशन के बारे में। और ये ऊपर जो थोड़ा सा ओशन का ये जो पोर्शन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो पानी है ना, यहाँ पे जितना भी ओशन, उस ओशन को हम जानते हैं आर्टिक ओशन के नाम से। और अंटार्कटिका के पास वाले को ओशन को हम जान लेंगे अंटार्कटिक ओशन के नाम से। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस पिक्चर से मिल गई तरह तरह के ओशंस की। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे इंडिया के जस्ट अबव हिमालयन माउंटेन रेंजेस में एक माउंटेन है जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड हाइट इसकी हैगी 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये सी लेवल के कितना ऊपर है, सी लेवल जिसको हम जीरो रेफरेंस लेके चलते हैं, तो जीरो मीटर से 8848 मीटर की हाइट है सी लेवल से नापने पे। एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो देखिए हमारी अर्थ में ये जो हमारा ये जो डायग्राम है, इसमें अगर हम जमीन की सबसे सॉरी जमीन भी नहीं, हमारी अर्थ में जो सबसे हाइट पे कोई चीज है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर। और हमारी अर्थ में सबसे गहरी जगह, हमारी अर्थ में सबसे गहरी जगह जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट पे नहीं है, वो एक्चुअली में किसी ओशन में आपको मिलती है। और वो आपको मिलती है पैसिफिक ओशन में। पानी के अंदर भी एक बहुत बड़ा डीप सा होल है, इस होल को हमने नाम दिया मैरियाना ट्रेंच। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। So we know that there are 7 major continents. These are separated by large water bodies, है ना। और इन सभी ओशंस का हमने नाम भी देख लिया है। ये कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, देन वी हैव यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड एट लास्ट वी हैव अंटार्कटिका। Now let us first discuss about Asia. Okay. Asia is the largest continent. हमारी पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। और ये हमारे जो जितना भी जमीन का हिस्सा है उसका कितना कवर कर लेता है, ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एंड द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस पिक्चर में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी अर्थ पे बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो जो 0 डिग्री वाली जो लॉन्जिट्यूड है, जिस लाइन को हमने यहाँ पे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं ना, तो प्राइम मेरिडियन हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले हिस्से में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, ये भी हमारे दिस कॉन्टिनेंट से पास होता है। और हमारी कंट्री इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। एंड एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस इन द मैप। आगे बढ़ते हैं। अब हम यूरल माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो कि ये कि द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। अगर यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को हम एक ही कॉन्टिनेंट माने तो इस कॉन्टिनेंट का जो नाम होगा वो होगा यूरेशिया। नाउ वी नो अबाउट यूरेशिया।
the combined form of the two continents Asia and Europe is known as Eurasia. चलिए अब हम जानेंगे यूरोप के बारे में. सो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. जैसा कि अभी आपने मैप में भी देखा कि जो यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया कॉन्टिनेंट से तो बहुत ही छोटा दिखता है. एंड द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया से वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा. एंड द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट. आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं. उनमें से जो 0 डिग्री वाला है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वी हैव आर्टिक सर्कल, वी हैव अंटार्कटिक सर्कल. सो आर्टिक सर्कल वाला जो देखिए, ये जो हमारा ग्लोब है इसमें जो इक्वेटर वाला जो पैरेलल है हमारा, वो बिल्कुल सेंटर से ऐसे पास होगा और हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अब इक्वेटर के नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आप नॉर्थ में जाएंगे तो अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाले इस पोर्शन से आपको देखने को मिलेगा द आर्टिक सर्कल. सो ये जो आर्टिक सर्कल वाली जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, तो ये हमारी कहां से पास होती है? ये आर्टिक सर्कल वाली लाइन हमारी यूरोप कॉन्टिनेंट से पास होती है. आगे बढ़ते हैं. एंड द यूरोप इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. यूरोप तीनों साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है और मैप में आप देख सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं आगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज अफ्रीका. So, the Africa is the second largest continent after Asia. तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है एंड आफ्टर एशिया द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड अफ्रीका. एंड द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ में जो 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं. 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो हमारी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ये रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो लाइन पास होती है. एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और अफ्रीका का जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है. एंड यू विल फाइंड दैट it is the only continent through which the tropic of cancer, the equator and the tropic of capricorn pass. मतलब ये जो तीन इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड से 0 डिग्री and which is known as equator, the tropic of cancer 22.5 degree and the tropic of capricorn which is also at 22.5 degree but in south. So मैं आपको एक इमेज से आपको शो कर देता हूं. देखिए इस पिक्चर में हमने तीनों इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड्स है उनको शो किया है. ये सेंटर में जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं. इक्वेटर के नॉर्थ आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड if you go in south direction from equator then you will find tropic of capricorn. तो देखिए यहाँ पे अगर हम इंडिया को देखें तो ये आपको दिख रहा है, इंडिया भी आपको दिख रहा है, इसमें आप इंडिया पहचान गए होंगे. और इंडिया से सिर्फ एक ही चीज पास होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. लेकिन आप इस पिक्चर के लेफ्ट में देखिए, ये जो आपको लेफ्ट में कॉन्टिनेंट दिख रहा है जहां से तीनों लाइन पास हो रही है और इसी कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं अफ्रीका. ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा अफ्रीका. एंड इन अफ्रीका वी हैव ऑल द 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अफ्रीका का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इक्वेटर के आपको ऊपर देखने को मिल रहा है ना. इसलिए हम कहते हैं अफ्रीका का जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो आपको इक्वेटर के ऊपर दिखेगा. और इक्वेटर के ऊपर यानी वो हम बात कर रहे हैं हमारी अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. और इक्वेटर के नीचे थोड़ा कम एरिया है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो दिस इज ऑल अबाउट अफ्रीका. Now the Sahara Desert, the world's largest hot desert, is also located in Africa. अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट. अच्छा, हमारे इंडिया में कौन सा रेगिस्तान है? थार डेजर्ट, which is in the west of India.
एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, ये भी सभी साइड से ओशन से घिरा हुआ है, या वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। और हमारे दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है, सबसे लंबी जो नदी है जिसको हम नाइल के नाम से जानते हैं, वो भी आपकी अफ्रीका में मिलती है ना। तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज द नाइल, नॉर्थ अमेरिका। So the North America is the third largest continent of the world. After Asia, we have Africa, and then we have North America, which is the third largest continent. अच्छा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बिल्कुल अगल बगल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों कॉन्टिनेंट को एक चीज है जिसने डिवाइड किया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों कॉन्टिनेंट को जिसने ज्वाइन करके रखा है, उस चीज को हम बोलते हैं अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा एंड द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीट इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और नॉर्दर्न में, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। मतलब हमारी ग्लोब के लेफ्ट साइड अगर देखें तो जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड 3 ओशंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और ये जो कॉन्टिनेंट इसको 3 ओशन सराउंड करते हैं, वो मैप में आप देख सकते हैं। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इक्वेटर के जस्ट नीचे है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका इक्वेटर के नीचे मिलेगा आपको, इक्वेटर के नीचे वाली अर्थ के जो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब हम बात करते हैं विच टू ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्टर्न, ठीक है। द एंडीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जैसे अभी हमने यूराल माउंटेन रेंजेस के बारे में जाना, जो 2 कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप को डिवाइड कर रही थी, उसी तरह साउथ अमेरिका में एक और माउंटेन रेंज है, और ये हमारी दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। और जो यूराल्स थे वो कैसी माउंटेन रेंज है, वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी अर्थ की। एंड द एंडिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज विच इज सिचुएटेड इन द साउथ अमेरिका, है ना। और ये पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक साउथ अमेरिका को कवर करती है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, जिसको हम अमेज़न बोलते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी मिलती है, उसको हम बोलते हैं नाइल। और अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें, है ना, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। लंबी मीन्स जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक बहे, और बड़ी मतलब जिसका जो एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है ना, तो वो है हमारी अमेज़न। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। मतलब अगर आप इक्वेटर के नीचे देखें तो एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर के नीचे आपको मिलेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने देखा था अफ्रीका तो इक्वेटर के ऊपर भी है, अफ्रीका इक्वेटर के नीचे भी है ना। तो इक्वेटर के कंप्लीटली नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और ये जो है ये पूरी तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। इसलिए इसलिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से पानी से, ओशन से घिरा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और लास्ट में हमारे पास है अंटार्कटिका, और ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा आपको, इक्वेटर के भी नीचे, अर्थ के बिल्कुल। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर बीच में से पास होता है ना। तो इक्वेटर से नीचे भी अगर आप इस पोर्शन पे जाएं, मतलब अगर आप मैं ग्लोब को आपको टेढ़ा करके दिखाऊं, तो यहाँ वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन अगर आपको देख पा रहे हैं अगर आप ग्लोब में, तो ये व्हाइट पोर्शन हमारी अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के नीचे यहाँ पे आ गया है। इस पोर्शन को अंटार्कटिका बोला गया, और ये अपने आप में कॉन्टिनेंट है, और ये हर समय बर्फ से ढका होता है, और ये है साउथ पोल में। ठीक है, इट इज लार्जर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को भी मिला दें अगर, तो अंटार्कटिका उससे भी बड़ा है। और द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। हमारी अर्थ में 2 पोल हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड द अनदर वन इज द साउथ पोल। तो साउथ पोल अंटार्कटिका के बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा साउथ पोल। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक
आइस शीट, बर्फ की एक बहुत मोटी परत से ये ढका रहता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो सीधी ना पड़ के बिल्कुल नीचे बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है हमारी अर्थ के नीचे वाले अंटार्कटिका वाले एरिया में, है ना। तो यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है और टेम्परेचर बहुत कम रहता है। एंड मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अंटार्कटिका में साइंटिस्ट लोगों को भेजती हैं, बोलते हैं आप जाइए और इस अंटार्कटिका नाम के कॉन्टिनेंट की रिसर्च करिए कि ये इतना ठंडा है तो यहाँ पे क्या क्या है, कैसे यहाँ के कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो कैसे रहते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे हर समय रिसर्च होती रहती है। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, मतलब हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे अपना एक बेस बनाया हुआ है ना, एक स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ पे वो लोग जाके रिसर्च करते हैं, अंटार्कटिका के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, पता करते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, है ना। एक है मैत्री एंड दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे जो कि हमारे लिथोस्फीयर का एक हिस्सा है, उनके बारे में जाना। अब हम फटाफट हाइड्रोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, है ना, और इस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो हमारा लैंड है, जहां पे हमारा लिथोस्फीयर है, वो कितना है, सिर्फ 29% है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, जो हाइड्रोस्फीयर है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की फॉर्म्स में अवेलेबल है। मींस ओशन भी है, और जहां पे ओशन नहीं, जैसे अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पे आपको बर्फ से कवर मिलेगा, लेकिन वो भी क्या है, पानी का एक फॉर्म है, बर्फ भी। तो अंटार्कटिका भी कहाँ पे मिलेगा आपको, हाइड्रोस्फीयर वाले जोन में आपको अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशन है वो भी हाइड्रोस्फीयर में मिलेगा। और यहाँ पे आपको आइस मिलेगा, आइस इन ग्लेशियर्स यू कैन फाइंड, और लेक्स भी आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोस्फीयर में, ग्लेशियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। और ओशंस जितने भी हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। हमारी अर्थ पे जितनी भी नदियां हैं वो हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है ना। हमारी अर्थ में जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होती है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है ना। ये सब मिलके ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। एंड मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अच्छा, हमारी अर्थ में 100% जो भी पानी है उसमें जो 97% पानी है वो तो ओशन में, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत सॉल्टी है, इसको हम ह्यूमन यूज के लिए नहीं यूज कर सकते, है ना। एंड द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। अब उसके बाद जो 3% हमारा पानी बचता है जिसको हम पी सकते हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा तो भाई बर्फ बर्फ में बिल्कुल बर्फ की तरह जमा हुआ है, जिसको हम ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं, है ना। और फिर एक बहुत ही छोटा परसेंटेज बचता है जिसको फ्रेश वाटर के लिए हम यूज करते हैं, हम ह्यूमंस इसको यूज करते हैं। और ये कितना परसेंट है, ये है अराउंड 0.03%। ये बुक में शायद आगे लिखा है या नहीं लिखा है, आप जान लीजिए। ये है 0.03%। दैट इज वाई हमारी अर्थ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। इसलिए हम कहते हैं सेव वाटर सेव अर्थ, क्योंकि पानी भले ही बहुत सारा हो, लेकिन जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। 100% वाटर में से 0.03%। अब हाइड्रोस्फीयर में ओशंस के बारे में हमने देख ही लिया था। ओशन में भी हमारे 4 मेजर ओशंस हैं, है ना। द 4 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, है ना। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक, देन वी हैव अटलांटिक ओशन, फिर थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन है, एंड लास्ट फोर्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, और ये हमारी अर्थ पे 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। और मरियाना ट्रेंच, जिसके बारे में अभी हमने मैप में देखा था, मरियाना ट्रेंच हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज अंडर द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप, ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ये पूरा सर्कुलर शेप में है। उसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, सब सब इसी ओशन के आसपास हैं। फिर हमने जाना द अटलांटिक ओशन, भी हमने मैप में देखा था, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और ये एस शेप का है। जैसा कि मैंने बताया था, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट के बगल से ओशन आपको एस शेप में दिखता है ना। वेस्टर्न साइड में ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में,
और यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न साइड में, मैप में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ यही है, जो हमारा एटलांटिक ओशन है, जितने भी ओशन है जहाँ से शिप्स ट्रेवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो जो एटलांटिक ओशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी अर्थ पे जितनी भी शिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ओशन से ट्रेवल करती हैं तो वो है एटलांटिक ओशन। और इसीलिए इस ओशन को सबसे बिजीएस्ट ओशन कहते हैं, सबसे बिजी ओशन है। यहाँ पे आपको शिप्स ही शिप्स देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं द इंडियन ओशन की, और देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के नाम पे इंडिया के नाम पे ओशन है और इसको इंडिया ओशन के नाम से जानते हैं। और इंडियन ओशन का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। और इंडियन ओशन के नॉर्थ में आपको एशिया कॉन्टिनेंट मिल जाएगा, और इसके वेस्ट में आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, और ईस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं द आर्टिक ओशन, जो कि आर्टिक सर्कल के पास हमको देखने को मिलता है ना, और ये पूरे नॉर्थ पोल को कवर करके रखता है। एंड इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किन्हीं भी दो कॉन्टिनेंट को या दो जमीन के बड़े बड़े या छोटे टुकड़ों को अगर कोई चीज जोड़े, लेकिन अगर वो जमीन का हिस्सा ना हो के पानी का ही एक हिस्सा है छोटा सा जो दोनों को कनेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन, जो कि आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है, जो कि पानी का एक छोटा सा सरफेस, छोटा सा एरिया है ना, और इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। अब हम स्ट्रेट के बारे में भी जानते हैं और हम इस्थमस के बारे में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा जो आखिरी डोमेन है जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो आप भी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, है ना, लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसमें आपको बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगी, बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और इस एटमॉस्फेयर से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और हम जिंदा हैं। और ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज से भी आपको आपका एटमॉस्फेयर ही बचाता है। और एटमॉस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करें तो ये है अराउंड 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक। अगर आप आसमान में ऊपर एरोप्लेन से भी जाएं या रॉकेट से भी जाएं तो 1600 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर दिखेगा, आप स्पेस में नहीं जा पाएंगे। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। मींस एटमॉस्फेयर में मेनली 5 लेयर्स हैं जिनका कंपोजिशन अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरीके की हैं वो, उनका टेम्परेचर भी अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। और द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन एरिया, इससे जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है उसको हमने नाम दिया है ट्रोपोस्फेयर। ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहे हैं ना, और ये जो बिग बलून आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसको हम जानते हैं ट्रोपोस्फेयर के नाम से। इससे थोड़ा अगर हम और ऊपर चले जाते हैं तो हमको मिलता है द स्ट्रेटोस्फेयर। दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर, ये दिख रहा है आपको द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटेरोइड्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो यहाँ तक आके ये मीटेरोइड्स लगभग पूरे जल के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे नीचे नहीं आ पाते ये। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको ऊपर यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है जहाँ पे आपके रॉकेट और बड़े जो रॉकेट होते हैं जिस हाइट तक चले जाते हैं, तो ये एरिया को हम बोलते हैं मीजोस्फेयर। एंड आफ्टर दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर we have the thermosphere। थर्मोस्फेयर, ये रही थर्मोस्फेयर वाला एरिया,
जहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स जो हमारा जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब ये कोई सैटेलाइट को आसमान में छोड़ते हैं तो ये थर्मोस्फेयर में जाके रुक जाती है और वहीं से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। और जो हमारा आखिरी लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको हम जानते हैं एग्जॉस्फेयर के नाम से। तो ये रही हमारी अर्थ की सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स। और हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन। और ये दोनों मिलकर ही कितना परसेंटेज बना दे रही हैं? 99%। वाओ, मतलब 99% अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें 78% तो आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रही है, 21% वी हैव ऑक्सीजन, और बचा हुआ 1% उसमें आपको बहुत सारी गैसेस मिलेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, आपको आर्गन मिल जाएगी, और तरह तरह की दूसरी गैसेस भी मिल जाएंगी। ये सिर्फ 1% में। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, which while nitrogen helps in the growth of living organism। मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अब हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारी अर्थ की हीट को ना एब्जॉर्ब करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली हमारी अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इसलिए हमारी अर्थ क्या हो जा रही है? गर्म हो जा रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी किसके लिए है? प्लांट्स के लिए जरूरी भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर के पास। तो बायोस्फीयर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था, द डोमेन ऑफ लाइफ। अगर आप तीनों आपके जो स्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, इफ वी कंबाइन ऑल दीज थ्री स्फीयर्स वी विल गेट बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पे आपको एयर भी मिल जाएगी, आपको वाटर भी मिल जाएगा, आपको लैंड भी मिल जाएगा। एंड इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। अब यही वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा लाइफ आपको देखने को मिलेगी। देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size, and microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for सर, मतलब हमारी अर्थ पे जितनी भी चीजें जिनकी लाइफ है, जो जो जिंदा चीजें, वो सब किस पे डिपेंड करती हैं? बायोस्फीयर पे डिपेंड करती हैं। अगर तीनों स्फीयर, जो तीनों डोमेन है, उनमें से एक भी चीज अगर गायब हो गई तो सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तीनों का होना बहुत जरूरी है। And the organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। हमारे बायोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा द प्लांट किंगडम एंड दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट्स की बात करी जाएगी, एनिमल किंगडम में एनिमल्स की बात करी जाएगी। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी हमारे तीनों डोमेन हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉरेस्ट को काटेंगे, तो अगर आपको लकड़ी चाहिए और अगर आप फॉरेस्ट को काटेंगे, आप लैंड को क्लियर कर देंगे खेती करने के लिए, है ना, फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, है ना, तो ये सब बहुत नुकसान पहुंचाएगा हमारी अर्थ को। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। अगर आप अर्थ के लिथोस्फीयर में अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो लिथोस्फीयर में आपको क्या देखने को मिल सकता है? आपको अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो अगर आप क्या बोलते हैं, हम अगर हम हमारे हाइड्रोस्फीयर में छेड़छाड़ करेंगे तो वो कैसे जवाब मिलेगा हमको? हमको वहां पे सुनामी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो ज्यादातर पानी से ही डूबा हुआ है पूरा। कभी ना कभी तो वो लिथोस्फीयर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी है हम लोगों ने मिलके सबने, है ना, तो आज वो पानी में डूब गया। जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अगर आप वेस्ट चीजों को पानी में छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो ह्यूमन यूज के लायक नहीं रहेगा वो पानी, है ना। और इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना। अब भाई आपने लिथोस्फीयर में आप रहते हैं, मान लीजिए
अब लिथोस्फीयर में आपने जो भी गंदगी करी आपने जाके उसे हाइड्रोस्फीयर में डाल दिया। अब हाइड्रोस्फीयर में जो ओशन वाला जो एरिया है या पानी वाला जो एरिया है ना, जो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, अब उसमें जो मछली हैगी और जो जो जितने भी एक्वेटिक जो जीव होते हैं तो उनकी आप लाइफ खतरे में डाल रहे हैं। एंड emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air। अब देखिए लिथोस्फीयर में जो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, थर्मल पावर प्लांट से जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, हमारी गाड़ी हो गई, ये सब पॉल्यूशन कर रही है। अब ये पॉल्यूशन किसको इफेक्ट कर रही है जाके, ये हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही है, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, है ना। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, but increase in the amount of carbon dioxide CO2 leads to the increase in global temperature। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, तो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। एंड देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। इसलिए बोला गया कि भाई अर्थ का आप जो भी चीज यूज करते हैं उसको एक लिमिट में यूज करिए। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, हमारे नेचर के बैलेंस को बना के रखिए, है ना। क्योंकि अगर आप लिथोस्फीयर में कुछ गड़बड़ करेंगे तो एटमॉस्फेयर में भी गड़बड़ होगी, हाइड्रोस्फीयर में भी गड़बड़ होगी, है ना। एटमॉस्फेयर में गड़बड़ करेंगे तो लिथोस्फीयर में गड़बड़ होगी, मतलब पूरा बायोस्फीयर ही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, तो सबके बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।